ये टेबल जिस ऑर्डर में है, जिस सीक्वेंस में है, इस टेबल को एज सच उठा के आपने दोबारा लिख दिया। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां ही इसके टोटल कर दिए जाते हैं, रो वाइज एज वेल एज कॉलम वाइज। यानी उसी में आपने एक कॉलम इंसर्ट कर लेना है और एक नई रो इंसर्ट कर लेनी है टोटल फाइंड करने के लिए। तो पहले R1 का टोटल फाइंड करेंगे, फिर R2 का, फिर R3 का, फिर R4 का। इसको भी नहीं आपने डिस्टर्ब करना ट्रीटमेंट्स को, इसको वैसे एज सच ही लिख लेना है। फिर कॉलम के टोटल कर लेंगे, कॉलम 1 का टोटल करेंगे 8 + 18 + 18 + 13 तो 57। कॉलम 2 का टोटल करेंगे तो 54, कॉलम 3 का 51, कॉलम 4 का 50। सिमिलरली R1 का 46, R2 का 64 और R3 का 55 और R4 का 47। ग्रैंड टोटल इक्वल टू 212। आपने रो वाइज टोटल कर लेना है, वो भी उतना ही आएगा। आप कॉलम वाइज टोटल करेंगे, वो भी उतना ही आएगा, 212। यानी रो वाइज कॉलम वाइज टोटल शुड बी सेम। उसके बाद आपने ट्रीटमेंट्स के लिए एक नया टेबल जो है, वो ट्रीटमेंट टोटल नहीं यहाँ से निकल सकते, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट कहीं पड़ी हुई है। T1 इसमें इधर है, T1 इसमें दूसरे नंबर पे, इसमें T1 तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे है, इसमें तीसरे नंबर पे, इसमें चौथे नंबर पे, इसमें पहले नंबर पे। तो ये मिक्स है। जब ट्रीटमेंट के मिक्स बिहेवियर होंगे तो आपने क्या करना है, उसका दोबारा से अरेंज करके एक टेबल बना लेना है। अगर अरेंज नहीं करना चाहते, डायरेक्ट टोटल लिखना चाहते हैं, तो आप T1, T2, T3, T4 का ये डायरेक्ट टोटल भी लिख सकते हैं, जो नीचे आपको टेबल में दिया गया है। 36, 62, 63, 51, ये आप एंट्री ना भी करें तो नो प्रॉब्लम। ये जब डाटा को एनालाइज करते हैं तो ये दोबारा टेबल बनाना जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए टेबल बनाया है। तो आप T1, T2, T3, T4 और नीचे जो रो करनी है आपने कैलकुलेटर पे ही, इधर भी तो कैलकुलेटर ही यूज करना है सम करने के। तो डायरेक्ट T1 8 है, +8 +9 +11, चारों वैल्यू को जमा करके T1 के नीचे जो आपने टोटल उसका लिख देना है। इसी तरह ये इंडिविजुअल वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट T2 यहाँ से उठाएं 18 है, फिर 14 है, फिर 14 है, फिर 16 है। तो चारों वैल्यू को कैलकुलेटर पे जमा करके लिख दें। तो यूं आपने ट्रीटमेंट के भी टोटल लिख लेने हैं। उसके बाद आपने ट्रीटमेंट मीन लेना है। तो पहले 36 सम के अंदर कितनी वैल्यू आ रही है, 4। तो 36/4 9। इसमें 62 अगेन 4 वैल्यूज हैं, तो 62/4, फिर 63/4, फिर 51/4। तो ये ग्रैंड ये इंडिविजुअल ट्रीटमेंट्स के मीन आ गए, Y1 बार, ये Y2 बार, ये Y3 बार और Y4 बार। ये ग्रैंड मीन भी आ गया आपके पास, 212 डिवाइडेड बाई 16, तो 13.25 ये ग्रैंड मीन भी आपके पास आ गया। उसके बाद आपने करेक्शन फैक्टर निकालना है। तो करेक्शन फैक्टर के लिए ग्रैंड मीन का स्क्वायर, जी, फॉर करेक्शन फैक्टर we calculate the GT square divided by n 2809। उसके बाद आपने TSS फाइंड करना है। ये टेबल अगर नहीं आपने बनाया तो आपने ओरिजिनल टेबल ले लेना है, ये वाला जो टेबल है। तो इसमें एंट्री ईच एंड एवरी है, और अगर आपने ये टेबल पूरा दोबारा क्रिएट किया हुआ है तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो ये 8 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये करते जाएंगे। 16 की 16 वैल्यूज को कैलकुलेटर की स्क्रीन पे अपीयर होता देखना है आपने। दरमियान में उनके प्लस साइन विद स्क्वायर वैल्यूज, 8 स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर 14 स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर 13 स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, या 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। आपने 16 वैल्यूज को सम ऑफ स्क्वायर लेना है उनका। किस ऑर्डर में लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ऑर्डर ऑफ अकरेंस जो है वो सम में मैटर नहीं करता, डिफरेंस में तो कर सकता है, लेकिन जो सम है उसमें नहीं करता ये।
तो जब ये आपने 16 वैल्यूज के सम ऑफ स्क्वायर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे तो 2998 आएगा, उसमें से 2809 माइनस कर देंगे तो 189। उसके बाद आपने एस एस रो फाइंड करना है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रोज। तो रो के आपने सम निकाले हुए, वो पहला टेबल आप लेंगे, कितना है का रो का, पहली रो है 46, दूसरी रो का टोटल 64, 55 और 47। ये आपने एस एस रो जो है ये यहाँ से लिख लेना, 46 का स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर प्लस 55 स्क्वायर प्लस 47 स्क्वायर। इसको डिवाइड करना है आपने, जितना 46 वैल्यू को जमा करके आया है, 4 वैल्यू को जमा करें तो 46 आता है, तो ये आएगा 2861.5 माइनस इसमें से करेक्शन फैक्टर करेंगे तो 52.50। अब आप एस एस कॉलम्स लेंगे, एस एस कॉलम्स के लिए कॉलम के टोटल लिखेंगे, तो वो आप देखें कॉलम, पहले कॉलम का टोटल कितना है 57, फिर 54, फिर 51, फिर 50। तो ये चारों कॉलम्स के टोटल हैं, इनके सम ऑफ स्क्वायर लेंगे तो एस एस कॉलम आपके पास आ जाएगा 2816.5, इसमें से अगेन करेक्शन फैक्टर माइनस करेंगे 2809 तो 7.5। उसके बाद आपने एस एस ट्रीटमेंट फाइंड करनी है, तो एस एस ट्रीटमेंट फाइंड करने के लिए एस एस ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट टोटल 36, 62, 63, 51, इन वैल्यूज के स्क्वायर लेके दरमियान में प्लस का साइन डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी एफ, तो 2927.5 माइनस 2809.0 इज इक्वल टू 118.5। तो ये आपके पास एस एस ट्रीटमेंट भी आ गई। अब आपने एस एस एरर फाइंड करना है। सीआरडी में आपका एस एस एरर टीएसएस माइनस एस एस ट्रीटमेंट होता है, आरसीबीडी में टीएसएस माइनस एस एस ट्रीटमेंट माइनस एस एस ब्लॉक होता है, जबकि लेटन्स के डिजाइन के अंदर टीएसएस में तीनों चीजें माइनस हो जाएंगी, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, रो सम ऑफ स्क्वायर, कॉलम वाइज ब्लॉकिंग सम ऑफ स्क्वायर। तो ये तीनों आपने ऊपर निकाली हुई हैं, वन बाय वन इनको पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 10.50 आपका एस एस एरर आ जाएगा। अब आपने अनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, तो अनोवा टेबल में 6 कॉलम बनते हैं हर अनोवा टेबल के। ट्रीटमेंट, पहला सोर्स ऑफ वेरिएशन, उसमें ट्रीटमेंट आएगा सबसे पहले, फिर रो आएगी, फिर कॉलम आएगा, फिर एरर आएगा, फिर टोटल आएगा। एरर टोटल सबसे एंड पे, सबसे ऊपर ट्रीटमेंट, इन बिटवीन ब्लॉक्स आएंगे। आरसीबीडी में लेटन्स के डिजाइन में रो कॉलम आ जाएगा और सीआरडी में ये दोनों चीजें नहीं आएंगी। अब टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 विच इज इक्वल टू 15, 16 वैल्यू n इक्वल टू 16, तो 16 में से 1 माइनस किया तो 15, t-1, t आपके पास 4 है, 4 में से 1 माइनस किया तो 3, r भी 4 है, 4 में से 1 3, c भी 4 है, 4 माइनस 1 3। इसमें जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी ट्रीटमेंट की बनेगी उतनी रो की उतनी कॉलम की, क्योंकि ये टी, आर और सी ये तीनों रिस्ट्रिक्शन है कि all of 3 must be equal। अब 15 में से ये तीनों 3 माइनस कर देंगे तो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। एस एस आपने ऊपर निकाले हुए हैं, 189 TSS है, ये टोटल के सामने पुट कर देना, टोटल के सामने 189। ट्रीटमेंट का निकाला है 118.5, वो ट्रीटमेंट के सामने। एस एस रो निकाली है आपने, तो एस एस 52.5 रो के सामने लिख देंगे, 7.5 कॉलम के सामने लिख देंगे और 10.5 एरर के सामने लिख देंगे। एम एस का फार्मूला एस एस डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, 118 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 39.50, 52.5 को भी 3 पे डिवाइड करेंगे तो 17.50, फिर 7.5 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5, फिर 10.5 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1.75। ये आपके एमएस आ गए। अब एफ कैलकुलेटेड के लिए, जब ट्रीटमेंट का एफ कैलकुलेटेड लेना है आपने तो 39.5 डिवाइडेड बाय 1.75, ये आपके पास एफ कैलकुलेटेड फॉर ट्रीटमेंट आ जाएगी। सिमिलरली 17.5 को डिवाइड करेंगे
1.75 से, तो ये आपके पास एफ कैलकुलेटेड फॉर रोज आ जाएगी। और जब आप 2.5 को डिवाइड करेंगे 1.75 पे, तो ये आपके पास 1.43 एफ कैलकुलेटेड फॉर कॉलम आ जाएगा। इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, रो के सामने कॉलम के सामने आपकी ना कैलकुलेटेड वैल्यू आनी है ना टेबल वैल्यू। अब एफ टेबल से आपने क्या लिखना है, एफ अल्फा, अगर इसमें हम देखें तो एफ अल्फा टी की डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रीटमेंट की 3 है और एरर 6 है, तो 3 और 6 पे एफ कैलकुलेटेड देखेंगे आप, एफ टेबल वैल्यू सॉरी। इसी तरह नेक्स्ट भी 3 और 6 पे और उससे नेक्स्ट भी 3 और 6 पे, तो ये 4.76 तीनों वैल्यू सेम आएंगी क्योंकि उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है। ट्रीटमेंट की भी 3 है, रो की भी 3 है, कॉलम की भी 3 है। 3 6 पे टेबल देखेंगे एफ टेबल, तो ये 4.76 आ जाएगा। अब कंक्लूजन आप लिखेंगे, सिंस एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन एफ टेबल वैल्यू फॉर ट्रीटमेंट्स, ये आगे मैंने लिख दिया कि एफ कैलकुलेटेड, कौन सी एफ कैलकुलेटेड और टेबल वैल्यू की बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स के लिए जो है। ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट के सामने जो लिखे हुए हैं दोनों चीजें वो आपने कंपेयर करनी है। तो ये 22.57 which is greater than 4.76, so we reject H naught for treatments and we conclude that treatment effects are significant. Similarly, F calculated less than F calculated greater than F table value for rows. रो के लिए भी ये 10 जो है वो 4.76 से ग्रेटर है, so we again reject H naught for rows and conclude that row wise blocking effects are significant. Similarly, F ratio for row column 1.43 है जो कि 4.76 से लेस है। ये पहली दो के दरमियान ग्रेटर का साइन आ रहा है, so we reject H naught in both cases, but in the third F ratio there appear the less sign 1.43 less than 4.76, therefore we don't reject H naught. यहाँ भी रिजेक्ट लिख दिया, जहाँ आना है don't reject H naught for columns. So we conclude that column wise blocking effects are non-significant. अगर reject H naught लिखते हैं तो significant होगा और अगर don't reject लिखते हैं तो non-significant होगा। अब आपके ट्रीटमेंट इफेक्ट सिग्निफिकेंट है, रो वाइज ब्लॉकिंग इफेक्ट सिग्निफिकेंट है, बट कॉलम वाइज ब्लॉकिंग इफेक्ट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। इन तीनों एफ रेशो से जो हमारे सामने डिसीजन से बात सामने आई वो ये है कि इसमें एक ब्लॉकिंग रिक्वायर्ड थी, हमने दो ब्लॉकिंग कर दी, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। हमें सिर्फ सिंगल ब्लॉकिंग रिक्वायर्ड थी जैसे आरसीबीडी में है। मीन के ये सिचुएशन आरसीबीडी के अंडर ही आती थी। हमने इंटेंशनली लैटन स्केयर डिजाइन की सिचुएशन में इसको फिट करने की कोशिश की, तो एंड पे रिजल्ट भी क्या आया कि हम रिकमेंड कर रहे हैं कि एक ब्लॉकिंग रिक्वायर्ड है इस सिनेरियो को हैंडल करने के लिए इन फ्यूचर। रो वाइज ब्लॉकिंग कर लें या कॉलम वाइज, सिंगल ब्लॉकिंग रिक्वायर्ड है, टू वे ब्लॉकिंग रिक्वायर्ड नहीं है इस सिचुएशन को हैंडल करने के। उसके बाद सीवी आपने एज यूजुअल सेम फार्मूला एमएसई का स्क्वायर रूट ओवर ग्रैंड मीन, एमएसई आप लेंगे अनोवा टेबल से और ग्रैंड मीन आपने ऊपर निकाला, जब कॉलम्स रो के टोटल किए तो वहां ग्रैंड मीन भी निकाला हुआ है 13.25 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 9.9%। ये 10% से लेस नहीं आप लिखेंगे, आप लिखेंगे लेस देन 20%। बिकॉज ऑफ दैट लैटन स्केयर डिजाइन हमने ये अप्लाई जो किया है ये लैब एक्सपेरिमेंट नहीं है,
ये फील्ड एक्सपेरिमेंट है। हमने पेशेंट्स को एडमिट नहीं किया, पेशेंट्स को मेडिसिन दे के उनके घरों में भेज दिया। तो जब पेशेंट घर में जाता है तो कुछ अपनी मर्जी भी कर लेता है डॉक्टर से छुप छुपा के। तो सो वी कंपेयर दिस CV इंडेक्स विद 20%। तो ये लेस देन 20 है, तो एक्सपेरिमेंट इज रिलायबल। दिस इज लेस देन 20%, so the experiment is reliable। फोर्थ नंबर पे आपने क्या करना है, you must find the relative efficiency of latent scale design over CRD। अब जहां पे दो प्रॉब्लम आ गई आपकी, RCBD से पहले CRD आपने पढ़ा था, तो हमने RCBD को CRD से कंपेयर किया। जब आप लेटेंट स्केल डिजाइन अप्लाई करने जाते हैं तो लेटेंट स्केल डिजाइन से पहले दो डिजाइन है, पहला CRD है, दूसरा RCBD है। जिस बंदे ने लेटेंट स्केल डिजाइन अप्लाई करना है, उसने दो चीजों को के रिस्पेक्ट से उसको डिफेंड करने की कोशिश करनी है कि ये लेटेंट स्केल डिजाइन जो है ये मेरा RCBD से भी बेटर रिजल्ट दे रहा है और CRD से भी एफिशिएंसी इसकी बेटर है। तो पहले आप CRD से इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो जब CRD से एफिशिएंसी निकालनी है तो आपको पता है CRD में ना रो वाइज ब्लॉक होते हैं ना कॉलम वाइज ब्लॉक होते हैं। तो इसका मतलब है कि लेटेंट स्केल डिजाइन में रो वाइज ब्लॉक भी हैं, कॉलम वाइज भी हैं। तो फार्मूले के अंदर, रिलेटिव एफिशिएंसी के फार्मूले के अंदर MSR प्लस MSE आ जाना है, प्लस T-1 आएगा, MSE आ जाएगा, मीन स्क्वायर एरर, डिवाइडेड बाय T+1 इनटू मीन स्क्वायर एरर। तो MSR अनोवा टेबल से देखेंगे कितना है, 17.5। MSC मीन स्क्वायर कॉलम 2.50, T-1 T4 है, 4-1 1.75 MSC आ जाएगा, ये भी अनोवा टेबल से। फिर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट 4 प्लस 1 5 इंटू 1.75 मीन स्क्वायर एरर है। जब ये पूरी एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई की तो ये 2.89 आपके पास रिलेटिव एफिशिएंसी आ गई। दिस रिलेटिव एफिशिएंसी मोर देन 1, 2.89 अल्टीमेटली ग्रेटर देन 1 है, तो सो लेटेंट स्केल डिजाइन इज मोर एफिशिएंट ओवर CRD। अब ये कितने ज्यादा एफिशिएंट है, 2.89 में से 1 माइनस कर देनी है। 1 पे दोनों डिजाइन बराबर होंगे। अगर रिलेटिव एफिशिएंसी 1 आ जाती है लेटेंट स्केल डिजाइन और की, तो फिर आप कहेंगे कि लेटेंट स्केल डिजाइन एंड CRD बोथ आर इक्वली एफिशिएंट। तो इसमें चूंकि ये मोर देन 1 आई है और 1 से कितना ज्यादा है वो आप कैसे फाइंड करते हैं, जितनी रिलेटिव एफिशिएंसी प्रेजेंट है आपके पास 2.89 है, उसमें से 1 आपने माइनस कर देना। तो ये 1.89 को परसेंटेज में लिखेंगे तो 189%। सो लेटेंट स्केल डिजाइन 189% मोर एफिशिएंट ओवर CRD। अब रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ लेटेंट स्केल डिजाइन विद RCBD जब निकालेंगे तो हमें दो तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। ये मैंने रेड की हुई है वो दोनों सिचुएशन। अगर RCBD में देखिए, CRD में कोई ब्लॉकिंग नहीं यूज होती, RCBD में वन वे ब्लॉकिंग यूज होती है। जब आपने RCBD के साथ लेटेंट स्केल को कंपेयर करना है, लेटेंट स्केल में दो ब्लॉकिंग है, RCBD में सिंगल ब्लॉकिंग है। इसका मतलब है कि जब RCBD से आप लेटेंट स्केल डिजाइन में मूव करेंगे तो आपको एक नई ब्लॉकिंग इंट्रोड्यूस करवानी पड़ी। लेकिन जब आप CRD से लेटेंट स्केल डिजाइन में डायरेक्ट मूव करोगे तो आपको टू वे ब्लॉकिंग इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है, यानी रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। तो फार्मूले के अंदर रो भी आ गई और कॉलम भी आ गया। ये जो फार्मूला है रिलेटिव एफिशिएंसी का CRD को जब आप लेटेंट स्केल डिजाइन के साथ देखते हो तो CRD में नो ब्लॉकिंग, लेटेंट स्केल डिजाइन में टू वे ब्लॉकिंग।
तो इसका मतलब है कि जो आपने नई कितनी ब्लॉकिंग इंट्रोड्यूस करवाई, 2 ब्लॉकिंग, रो वाइज, कॉलम वाइज, दोनों ही फार्मूले के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे हमें। लेकिन जब आपने आरसीबीडी से लैटिन में मूव करना है, तो आप आरसीबीडी में तो ऑलरेडी एक ब्लॉकिंग होती है, तो आप एक नई ब्लॉकिंग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब कौन सी ब्लॉकिंग ऑलरेडी है, ये अगर तो वो डिजाइन आपके सामने पड़ा हो, फिर तो हम कंफ्यूज नहीं होते। फिर तो जो नया इंट्रोड्यूस करवाया है, रो वाइज अगर करवाई है तो हम रो को कंसिडर कर लेंगे, कॉलम वाइज करवाई होगी तो कॉलम को कंसिडर। लेकिन जब आपको पता नहीं है कि प्रीवियसली आरसीबीडी में किसके वे ब्लॉकिंग है, रो वाइज ब्लॉकिंग पहले है कॉलम वाइज, तो आपने वहां पे सपोज कर लेना है कंसिडरिंग कॉलम एज अ ब्लॉक। हम सपोज ये कर रहे हैं कि जो आरसीबीडी आपने यूज किया था उसमें कॉलम वाइज हमने ब्लॉकिंग इंट्रोड्यूस करवाई थी, और ऐसे ही है वहां पे हमारी जो ब्लॉकिंग है वो कॉलम वाइज हुई है। आप देखेंगे दोनों नोट्स को आमने सामने रख के, पैरेलल रख के जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे मैंने कॉलम वाइज ब्लॉकिंग इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसका मतलब है कि कॉलम से वो तो दोबारा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। किसको डिस्टर्ब करना है हमने, रो वाइज डिस्टर्ब। तो नया क्या इंट्रोड्यूस करवाया आपने, रो वाइज ब्लॉकिंग नहीं इंट्रोड्यूस करवाई। यानी इन आरसीबीडी ओनली वन वे ब्लॉकिंग आर यूज्ड, कॉलम वाइज और रो वाइज, यानी या तो कॉलम वाइज करेंगे या रो वाइज। बट इन लैटिन स्क्वायर डिजाइन वी यूज टू वे ब्लॉकिंग, रो वाइज एज वेल एज कॉलम वाइज। So to compare LS design with Latin scale design with RCBD, we only use one more blocking, one more blocking. When we consider a column as a block, we use a row as an additional blocking. So to calculate relative efficiency, we only use MSR. ये सारी डिस्कशन के बाद हमारा जो फार्मूला होगा, कॉलम स्किप कर देंगे इसमें से, MSR plus T minus 1 MSE डिवाइडेड बाय T into MSE। ये सारी इंफॉर्मेशन अनोवा टेबल से आएंगी, MSR भी आएगा, MSE भी आएगा, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट आपको वैसे पता है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.25, ये अगेन मोर देन 1 है। सो वी कंक्लूड दैट there is a considerable gain in efficiency due to introduction of the horizontal blocking। मीन के रो वाइज ब्लॉकिंग इंट्रोड्यूस करवाने से हमारी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होगी। अब कोई ये भी ऑब्जेक्शन कर सकता है कि जनाब आपको क्या पता कि कॉलम वाइज ब्लॉक ही थे पहले, आपने कौन सा आरसीबीडी यूज किया हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, उसका मुंह बंद करने के लिए आपने दोनों ही कैलकुलेशन कर देनी है सपोज करके। अब आप पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि कौन सी पहले की है कौन सी बाद में। अगर कोई ऐसा कहता है तो उसे कहें जी मैंने दोनों ही सिचुएशन डिस्कस कर दी। Now the relative efficiency of Latin scale design as compared to RCBD considering row as a block। पहले मैंने क्या कंसिडर किया था, कॉलम एज अ ब्लॉक कंसिडर किए थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, now we consider row as a block। तो भाई जब कॉलम एज अ ब्लॉक थे तो नया सोर्स रो दी थी आपने, इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसमें तो एम एस रो आ गया फार्मूले में। और जब आपने कॉलम रो एज अ ब्लॉक ऑलरेडी है वहां पे, तो आपने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, आपने उसमें कॉलम वाइज ब्लॉकिंग इफेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, तो एम एस सी आ जाएगा बाद। ये जब सारा सॉल्व किया तो 1.10, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है। The result indicates that introduction of column variable mean vertical blocking is not much effective in reducing the experimental error। So in above situation, RCBD with column as blocks would have been as efficient as a Latin square design। जी
Any question about the analysis, about the relative efficiency, RCV? सर इसमें अब हम रिलेटिव एफिशिएंसी में से इसको माइनस नहीं करेंगे नहीं, थ्री? वो तो अगर ये आपसे पूछा गया हो कि कितना ज्यादा एफिशिएंट है तो फिर आप करेंगे ना। यहाँ तो सवाल ये किया ही नहीं है कि हाउ मच एफिशिएंट ऑफ दिस डिजाइन ओवर CRD। RCB। RCBD या CRD दोनों में से ये देखे ना, दोनों से ही आपने कंपैरिजन करना है ना। अगर मैं पेपर में ये क्वेश्चन पुट करूं कि हाउ मच लेटेंस के डिजाइन इज मोर एफिशिएंट ओवर CRD, तो फिर आपका जितना आंसर आया उसमें से 1 माइनस करके आप कहेंगे कि 189% मोर एफिशिएंट। सिमिलरली अगर ये RCBD से मैं पूछता हूँ कितने परसेंट एफिशिएंट है, तो आप जितना आएगा आपका आंसर उसमें से 1 माइनस कर देंगे और आप कहेंगे कि जी 2.5 मीन के 257% मोर एफिशिएंट है। अगर आप रो एज अ ब्लॉक इंट्रोड्यूस करवाते हो, और अगर आप कॉलम एज अ ब्लॉक इंट्रोड्यूस करवाते हो तो फिर कितना है, फिर भी वो नीचे है 110% है, तो 1 माइनस करेंगे तो वो 10% एक्स्ट्रा। यानी एक ब्लॉकिंग इफेक्ट आप नया इंट्रोड्यूस करवाते हो तो एक साइड पे तो इंक्रीज होगा, लेकिन दूसरी ब्लॉकिंग आप करवाते हो तो जस्ट 10% इंक्रीज होगा। वो अब पूछा हो क्वेश्चन तो फिर आपने 1 में से माइनस करके लिखना है, सॉरी उसमें से 1 माइनस करके लिखना। थैंक यू। No more question? CR साहब? जी सर। तो no more question? जी सर, क्लियर आज का लेक्चर। ये वैसे आज CRD अगर आ जाए ना बंदे को तो फिर आगे कोई डिजाइन मुश्किल नहीं रहता। अब आपने ये काम करना है, मैं जस्ट अगला लेक्चर मेरा ख्याल 10-15 मिनट का ही होगा, क्योंकि जो रहता है पीछे डिस्कस करने वाला वो बड़ा ही वो 4 टेस्ट हैं, उसमें से भी एक टेस्ट आपने पहले किया हुआ है, वो जस्ट ओवरव्यू करेंगे और नेक्स्ट 2-3 टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। तो आपने नेक्स्ट वीक से पहले पहले ये तीनों डिजाइन अपने कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि अगर ये तीनों डिजाइन आपको क्लियर हैं तो जो 2 डिजाइन रह गए 2 फैक्टर डिजाइन जिसको हम बोलते हैं, 2 और मोर फैक्टर डिजाइन, तो वो इजीली अंडरस्टैंड आप कर जाएंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये तीनों डिजाइन, बाकी वो मिड वाला सिलेबस वक्ती तौर पे बंद करें, उस चैप्टर को क्लोज करें। जो अभी CRD से स्टार्ट किया मैंने, CRD से स्टार्ट करके ये तीनों डिजाइन आप लाइन बाय लाइन आपने इसको प्रिपेयर करना है। जनरल लेआउट प्लान और एनालिसिस कैसे करना है, फिर उसके CV वगैरह कैसे निकालने हैं, हर चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट जो 2 डिजाइन है वो अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प हो। मैं ये शेयर कर रहा हूँ दोबारा स्क्रीन। पेयर वाइज कंपैरिजन टेस्ट 4 टेस्ट हैं आपके, बकी टेस्ट, शेफे टेस्ट, लीस्ट स्क्वायर इंक्रीज टेस्ट। ये नंबर थोड़ा सा गलत हो गया इसका, क्योंकि जिस ऑर्डर में आगे सॉल्व किए हुए हैं। least significant increase test, al-Maroof LSI test।
तो ये 4 टेस्ट हमने डिस्कस करने हैं। क्योंकि टेस्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले ट्रीटमेंट मीन आपने लेने हैं, वो ऊपर निकाले हुए हैं आप। ये ट्रीटमेंट मीन T1 का ट्रीटमेंट मीन 9 है और T4 का 12.5 है। T2 T3 ऑलमोस्ट क्लोज ही है, एक 15.5 है और एक 15.75 है। तो आपने T1 का मीन 9, T2 का 15.5, T3 का मीन 15.75 और T4 का मीन 12.75। ये आपने एज सच जैसे उधर टेबल में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में आपने लिख लिए। उसके बाद इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है। सबसे पहले 9 है लीस्ट नंबर among these 4 numbers, तो 9 पहले लिखेंगे, y बार T1 रहेगा। उसके बाद है 12.75, वो लिख देंगे विद लेटर y बार T4। फिर T2 है 15.5, फिर T3 है 15.75। जब ये कर लेंगे तो आपने क्या करना है, पेयर बनाने हैं। T3 का पेयर T1 से बनेगा, फिर T3 का पेयर T4 से बनेगा, फिर T3 का पेयर T2 से बनेगा। जब ये मुकम्मल हो जाएंगे तो लार्जेस्ट वैल्यू को स्किप कर दिया जाएगा, T2 से स्टार्ट करेंगे, T2 विद T1, T2 विद T4। फिर जब ये भी मुकम्मल हो जाएगा तो T2 को स्किप कर देंगे तो T4 वर्सेस T1। जब T4 को स्किप करेंगे तो आगे कुछ और है नहीं, सो आवर लास्ट पेयर T4 वर्सेस T1। उसके बाद आपने T3 में से T1 माइनस कर देना है। T3 कितना है 15.75, इसमें से 9 माइनस करेंगे तो 6.75 आ जाएगा। 15.75 माइनस 9 इज इक्वल टू 6.75। इसी तरह T3 में से T1 4 माइनस करेंगे, फिर T3 में से T2 माइनस करेंगे तो ये नंबर आपके पास आ जाएगा। फिर T2 को लिया जब आपने तो 15.5 से 9 माइनस किया तो 6.5, फिर 15.5 से 12.75 माइनस किया तो 2.75 और एंड पे 12.75 में से 9 माइनस किया तो 3.75। उसके बाद आपने क्योंकि वैल्यू कैलकुलेट करनी है, HSD वैल्यू, वो फाइंड करने का मेथड है Q अल्फा T इंटू एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो T4 है, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, तो Q टुकी टेबल 0.05 को 4 और 6 में देखेंगे तो 4.90 आएगा। MSE अनोवा टेबल से देखेंगे तो 1.75 है, 2 फार्मूला के अंदर है, उसका पार्ट है फार्मूले का, तो 2 वैसे ही रहेगा। RI RJ है रो वाइज और कॉलम वाइज ब्लॉकिंग, तो रो वाइज कॉलम वाइज ब्लॉकिंग सेम है, 4 ही है, तो आप 4 पुट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि रो वाइज ब्लॉकिंग आपकी जो है वो 4 है तो कॉलम वाइज 5 हो जाएंगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम बात कर रहे हैं लैटिन स्क्वायर, मीन स्क्वायर वर्ड यूज हो रहा है, तो स्क्वायर में रो और कॉलम हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 3.24 आपके पास वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आपने HSD वाले कॉलम में पेस्ट कर देना है। अब आपने इन दोनों का कंपैरिजन करना है, डिफरेंस बिटवीन मीन वाले कॉलम का और HSD वैल्यू का। 6.75 अल्टीमेटली 3.24 से ग्रेटर है, 3 भी 3.24 से ग्रेटर है, बट 0.25 लेस देन दिस। 6.5 अगेन 3.24 से ग्रेटर है, 2.75 लेस देन दिस, बट 3.75 मोर देन 3.25। जो ग्रेटर वाले पेयर हैं उनके सामने सिग्निफिकेंट लिख देना है, और जो लेस वाले पेयर हैं उनके सामने नॉन सिग्निफिकेंट लिख देना है। तो ये आपका टकी टेस्ट कंप्लीट हुआ। जो सिग्निफिकेंट पेयर हैं उनमें हाईएस्ट रिस्पांस को आपने रिकमेंड करना है, और जो नॉन सिग्निफिकेंट पेयर है उसमें आपने साइलेंट रहना है कि जो आपका दिल करता है आम पर्सन का वो मेडिसिन वो यूज कर सकता है। T3 कर ले चाहे T4 कर ले, नॉन सिग्निफिकेंट बिहेवियर की वजह से।
सिग्निफिकेंट बिहेवियर है तो देन आपने हाईएस्ट रिस्पांस रेट को कंसिडर करना है और रिकमेंडेशन भी हाईएस्ट रिस्पांस रेट वाली देनी। अगर नॉन सिग्निफिकेंट है तो फिर आप अपनी मर्जी नहीं उस पर इम्पोज करेंगे, फिर आप यूजर पे छोड़ देंगे, जो उसका दिल करता है यूज कर सकते हैं। आप शेफी टेस्ट देखेंगे तो अगेन वही काम हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। ट्रीटमेंट मीन एज सच लिखे, उनको असेंडिंग करके एज सच लिखा, और उसके बाद जो अगले 2 कॉलम बनाए वो भी एज सच, कोई चेंज नहीं है। T3 वर्सेस T1, T3 वर्सेस T4, T3 वर्सेस T2, T2 वर्सेस T1, T2 वर्सेस T4, T4 वर्सेस T1। और ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ठीक है, T4 वर्सेस T1, डिफरेंस भी सेम। एस वैल्यू, अब शेफी टेस्ट अप्लाई करना है तो एस वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और रिजल्ट उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपने लिखने होंगे। जहां पे पहले 2 टेस्ट में से जहां तक प्रोसीजर मुकम्मल सेम है, ये पहले 2 कॉलम आपके सेम कैलकुलेशन होंगे। तीसरे और चौथे कॉलम में डिफरेंस आएगा। आप वहां पे HSD वैल्यू निकालिए, जहां पे S वैल्यू निकालेंगे। S वैल्यू निकालने का फार्मूला ये है, T-1, T स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, F अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, T-1 ट्रीटमेंट में से एक कम कर देना है और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो F 0.05 आएगा जहां पे T-1, T4 है, 4-1 3 आ जाएगा, एरर 6 आएगा। तो आप 3 और 6 F रेशो निकालेंगे, ये अनोवा टेबल वाली वैल्यू यूज होनी है, F टेबल वाली वैल्यू। तो 4.76, कोई नई वैल्यू ढूंढने की जरूरत नहीं, ये F वैल्यू अनोवा टेबल से उठा के आपने इधर पुट कर देनी। T-1 तो T4 है, 4 में से 1 3, MSE 1.75, 1/RI, रो वाइज ब्लॉक कॉलम वाइज ब्लॉक दोनों बराबर हैं, तो 1/4 1/4 3.4353। ये वाली वैल्यू आपने HSD वैल्यू की जगह पुट कर देनी है। अगेन जो ग्रेटर है ग्रेटर का साइन, जो लेस है लेस का साइन, ग्रेटर के सामने सिग्निफिकेंट, लेस के सामने नॉन सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। ये 2 टेस्ट आपके कंप्लीट हुए। आखिरी 2 टेस्ट में नेक्स्ट क्लास सेशन स्टार्ट करके उसमें मुकम्मल करता हूँ। अब ये 5 मिनट बाद वैसे मैं लिंक सेंड कर देता हूँ, ज्वाइन करना शुरू कर दें आप, तो मैं 5 मिनट बाद स्टार्ट करता हूँ।